खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जैसमंद क्षेत्र में अवैध बजरी खनन सहित अतिक्रमण कर उगाई फसल। बरसों बाद हुआ 6 फीट जल स्तर, लेकिन सरकारी महकमे बने उदासीन। पुनर्वास गृह के निरीक्षण में आटे में मिली इल्लियां। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सुधार के दिए सख्त निर्देश। अलवर जिले में मानसून सीजन में लगाए 30 लाख पौधे। इस बार संगठनों और नागरिकों ने दिखाई विशेष रुचि। और तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की गई जान। चौपान की क्षेत्र में हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। हालिया राज्य बजट में सिलिसेड से अलवर तक पानी लाने के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था। वहीं सुखद बात यह है कि इस बार मॉनसून में वर्षों बाद सिलिसेड लबालब हुई है। दूसरी ओर यहां चादर चलने की वजह से लंबे अरसे बाद जैसमंद में भी 6 फीट पानी पहुंचा है। लेकिन जैसमंद के करीब बजरी के अवैध खनन और बांध क्षेत्र में अतिक्रमण कर फसल उगाने को लेकर कार्यवाही की जरूरत बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते सिलिसेड झील में 4 इंच की चादर चल चुकी है। वहीं ऐतिहासिक जैसमंद बांध भी 6 फीट तक भर चुका है। सिंचाई विभाग के अनुसार सिलिसेड में ऊपरा चलने से बड़ी मात्रा में पानी जैसमंद में आ चुका है। ऐसे में यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही जल स्तर में वृद्धि होगी। हालांकि कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण इस दिशा में बाधा का काम कर रहा है। दूसरी ओर सिंचाई विभाग की ओर से जैसमंद बांध की सुरक्षा के लिए केवल एक चौकीदार लगाया हुआ है। इस गार्ड लल्लू खान ने बताया कि जैसमंद पाल की दूसरी तरफ बजरी का खनन हो रहा है। इसके अलावा अनेक ग्रामीणों ने जैसमंद बांध के चारों ओर फसल उगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इसे लेकर कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन उदासीन है। बचपन से ही यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ की कोई मतलब ना कोई यहाँ की मरम्मत हो रही है। यहाँ में मतलब जितनी भी गंदगी हो रही है, सारी गंदगी यही में आ रही है। सारी सिंगाड़े की बेल यहाँ में हो रही है, फसल यहाँ में हो रही है, अवैध मतलब खनन हो रहा है, यहाँ में नाजायज मतलब फसल कर रहा है सरकारी जमीन पे। अभी सुरक्षा क्या ग्रामीण ही कर रहे हैं? हम ही कर रहा है और कौन कर रहा है साहब? सरकार मतलब ध्यान ही ना दे रही। आपके वहाँ पहले नदी मतलब छटाई करवाई हुआ जब इतना पानी आ गया, नहीं कोई ध्यान ना दे रहे। यदि पहले से अतिक्रमण हट गया होता तो बंद ओवर हो जाता अब तक। 2 महीना बारिश हुई है साहब, 6 फुट पानी हम देखो तो यहाँ पे क्या खनन होता है क्या? अवैध खनन मतलब हाँ अभी जारी है। ये पाल के नीचे 50 फुट गहरा गड्ढा हो रहा है बजरी का। हाँ बजरी का। वो पाल मतलब खोखली कर रखी है। ये बड़ी पाल जो है कि मतलब नीम है जो बिल्कुल खोखली कर रखी है। अगर ये और हो जाए तो टूटना खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बांध में जो अतिक्रमण यहाँ भी हो रहा है। हाँ ये सैकड़ों बीघा जमीन में फसल कर रहा है। कौन लोग हैं ये गाँव का ही है, दबंग आदमी जो वो कर रहा है। बीच में यहाँ पे पानी जब सूख गया था तो ट्यूबवेल लगा के नीचे पंप सेट लगाया गया। हाँ बिल्कुल है, सैकड़ों बोरिंग है यहाँ में। वो पानी खींच रहा है। अब भी है वो? हाँ बिल्कुल है, बरकरार है। उनके पाइप बाहर निकले हुए? बिल्कुल निकले। अब भी जा रहा होगा? बिल्कुल पानी जा रहा है। वो पानी सूख में यही जा रहा है। 9.25 फुट पानी होगा तो ये सूख में वही पानी गया ट्यूबवेल में। शिकायत की किसी से? खूब करी लेकिन कोई ध्यान ना दे रहे। क्या करे साहब? तो अभी आप यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हो? हाँ ये अकेला संभाल रहा हूँ। क्या करते हो यहाँ पे? चौकीदारी। कोई पैसा देता है? जी हाँ पैसा देता है। किसने रखा है? ये साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग ने। केवल आपको एक चौकीदार को रखा, बाकी और कोई सुविधा नहीं है? कोई गार्ड वगैरह नहीं? कुछ नहीं था। बस 5-6 दिन पुलिस जरूर आई। पुलिस 5-6 दिन आई। 2 कितने घंटे की ड्यूटी होती है? मेरी तो साहब 24 घंटा की लगा लो आप यहीं रहते हो? हाँ। खाना वगैरह? खाना घर खाया हूँ। अच्छा, कौन सा गाँव है? जैसमंद बलाना। क्या नाम है? लल्लू खां। कितने साल बाद पानी के भरा हुआ है? ये 20-22 साल बाद पानी आया साहब। अपने इतना पानी 20-22 साल बाद आया। एक बार 14-15 में और आया, मतलब 15-16 फुट पानी। साल पहले। हाँ 14-15 में तो वो पानी भी 2 महीना भी ना टिको, वो ऐसे ही गया मतलब सूख में। नहीं तो अभी संजय शर्मा जी आया, उससे मैंने खूब शिकायत करी, साहब देख लो इसकी क्या हालत हो रही है। टीकाराम जोली भी 1-2 बार आया भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, उससे भी शिकायत करी। वो तो मंत्री भी आ, लेकिन कोई ध्यान ना दे रहे। मैं क्या करूँ साहब?
गाँव वाला रहा, मैं क्या करूँ इसमें। ठीक है। देश दुनिया भर का तो बोरिंग कर रखा है यहाँ में। इतना बोरिंग है जो सारा पानी अभी आप सारा बोरिंग आज में आज तो तारीख सारा कितनी, पानी 28 है जा रहा है। ना। अगर बारिश ना हुई तो 5 तारीख को आके देखिए, ये पानी ना मिलेगा आपको। ये पानी ना मिलेगा, 6 फुट पानी जो आप बरकरार है ये भी गायब। उधर पर्यटकों के अनुसार जहां पर्यटन और सिंचाई विभाग सहित जिला प्रशासन को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए। कई वर्षों बाद यहां 6 फीट तक पानी आया है। वहीं पानी की आवक के बाद यहां कुछ युवक मछलियां पकड़ते हुए भी नजर आए। ठीक लग रहा, पानी कम आ रहा नहीं, इसलिए कम आ रहा है। कम ही था, पहले ज्यादा था। पहले भी ना था, आपकी बार है इतना तो। तो आया है। हाँ, क्या फायदा होगा अब इससे? या सो भर जाए तो अपनी ट्यूबवेल चल जाए। ट्यूबवेल जो अपने वही पड़ी, वो आस पास की है, 10-15 किलोमीटर तक फायदा करता है। पानी की समस्या से फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। अब ये पर्यटक भी बढ़े हैं क्या पानी आने के बाद? घूमने वाले भी आते नहीं इधर। इधर थोड़ा कम है, सीढ़ी साइड में ज्यादा आते हैं। बंद में जब पानी भरा है उसके बाद से ज्यादा घूमने वाले हैं। नहीं, बंद में पानी होने के बाद में लोग बाग ज्यादा से ज्यादा घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे प्रेमी जोड़े वगैरह भी घूमने के लिए आते हैं। सारे यहाँ अच्छा एक मनोरंजन, पुरानी जो जितनी प्राचीन काल की जो आकृति है या जो गुम्मट वगैरह है, ये सारी देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। पर्यटन विभाग को क्या ध्यान देना चाहिए? पर्यटक विभाग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया जो घूमने वाले हैं उनके लिए सुरक्षा और सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए। सुसाइड नहीं कर ले, कोई सुसाइड वगैरह ऐसा कोई कार्य गलत कदम नहीं उठाए। जिप्सी वगैरह चलाएं। जिप्सी वगैरह सुविधा करनी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को। साफ सफाई किस प्रकार की है? साफ सफाई यहाँ पे अभी इतनी नहीं है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई रखे। बहुत दिनों बाद आया है, अब की बार तो बारिश ज्यादा है ना। पहले तो पिछले कोई 10-15 साल से नहीं आया इतना पानी। अब की बार ज्यादा आया क्योंकि बरसात ज्यादा है, इसलिए। कितना पानी होगा लगभग? इसमें अभी तो हाल फिलहाल तो कम ही है। खैर पहले सीली सेठ जाता है पानी, सीली सेठ भरने के बाद में फिर इसमें आता है। और कहाँ से पानी आता है इसमें? इसमें ज्यादातर पानी तो सीली सेठ का आता है। वो जो 12 से आता है वो सीली सेठ जाता है, सीली सेठ से फिर यहाँ आता है। रूपरेल नदी का आता है। हाँ, रूपरेल नदी का। और फिर सिले शेड के ऊपर का यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है ना? हाँ, बाकी तो छोटा मोटा पहाड़ों का थोड़ा बहुत पानी आता है इसमें। बाकी हर साल मानसून में बारिश होती है, पानी यहाँ पे कम भरता है और सूख जाता है। हाँ, बहुत कम भरता है। हाँ। पता ही नहीं लगता, थोड़ा बहुत भरता है बस। लोग बाकी इसमें खेती भी करते हैं। खेती करते हैं ना, खेती करते हैं। ये फसल बो रखी है, अभी भी ये खड़ी है फसल। लेकिन कई बार जब भर जाता है, पानी ज्यादा भर जाता है, तो ये फसल सारी गड़ जाती है। और अगर कम होती है बरसात तो फसल खूब लहराती है। यहाँ पर पहले ट्यूबवेल खोदे गए थे बलाना में, वो सूख गए पानी की कमी की वजह से। अब इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट, इसमें जो जितना पानी आएगा तो वो जमीन में नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो जल स्तर बढ़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही। अब जब काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है तो ट्यूबवेल तो सूखने हैं ही। इसकी ऊपर कितने फीट पे चलती है? इसकी ऊपर चलती है साहब 20-22 फुट पे चलती है। 22, हाँ 22। तो फिर ये इसका पानी फिर कहाँ जाता है? इसका पानी इसकी मोरी खोल देते हैं तो ये वापस उसमें सोनपुर वाली नदी मिल जाता है। तो पिछले कितने साल से इसका जो मोरा नहीं खोला है, कितने साल से भरा नहीं था? लगभग कोई 25 साल हो गई। मोरी खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ना तो पानी आया और ना मोरी खोलने की, भरा ही नहीं है। लगभग 30 साल, 25-30 साल हो गए कम से कम। कुल मिलाकर वर्षों बाद जैसमंद में पानी आने से यहाँ का दृश्य देखने लोग पहुँच रहे हैं, जबकि पहले यहाँ सूनापन छाया रहता था। लेकिन अतिक्रमण सहित अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। जैसमंद बांध में जितनी भी छतरियां हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ी छतरी है उसके नीचे यहाँ पर वाटर लेवल दिखाया जा रहा है। अभी तक कुछ ग्रामीण यहाँ पर कह रहे थे कि करीब 15 फुट पानी है, लेकिन यहाँ कर सच्चाई मिली कि करीब 6 फुट पानी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही अगर बीच में हम देखें और जहाँ गहराई है वहां पर 8 फुट पानी है। इसके अलावा जहाँ स्तर है स्टार्टिंग से वहां पर 6 फुट से लेके और लास्ट 8 फुट पर यहाँ पर पानी आया है, जो कि ऊपरा की वजह से। और सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 2,65,000 लीटर पानी ऊपरा आने के बाद, जो सिलीसेड से ऊपर आई है, उसके बाद यहाँ पर जैसमंद में पानी आया है। इस पानी के आने के बाद जहाँ वाटर लेवल बढ़ेगा ऐसी अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि मानसून का दौर अभी जारी है, सितंबर माह भी अभी पूरा बचा हुआ है। ऐसे में पर्यटकों की जो दृष्टि से हम बात करें और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पीछे जो यहाँ पर ये जलकुंभी बनी हुई है, कई जगह ढेंचे के पेड़ हैं, जिसकी वजह से पानी का निकास पूरा नहीं हो पा रहा और कहीं ना कहीं
जो धरातल में पानी आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं लक्ष्मणगढ़ से आया हूँ, यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पे ये बंद को देखने के लिए देखने लायक स्थान है, इसलिए हमें देखने के लिए आए हैं। कितना पानी लगा? यहाँ पे आके हमने वाटर लेवल पे देखा है 6 फुट है। अगर आगे गहराई में जाते हैं तो 8 से 10 फुट के लगभग पानी का लेवल है। क्या कमी है यहाँ पर? यहाँ पे मेन सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पे देखभाल नहीं होती है, कि सफाई नहीं है। सुरक्षा की ओर से भी यहाँ कोई सुरक्षा, जीरो भी सुरक्षा है। पर्यटक विभाग का भी ऐसा कोई नहीं है कि जो यहाँ पे किसी की देखरेख पे ध्यान दिया जाए। तो अगर इसको डेवलप किया जाए, ठीक से विकसित किया जाए, तो क्या लगता है कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन सकता है? बिल्कुल सर, ये पर्यटक स्थल देखने लायक है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कितने साल बाद लगभग यहाँ पानी भरा है? लगभग यहाँ पे 25 या 30 साल बाद में इतना पानी बढ़ने लगा है। कैसे पता लगा? आप तो लक्ष्मणगढ़ के हो। मैं लक्ष्मणगढ़ का हूँ, लेकिन पिछले 25 साल में इतनी बरसात इस एरिया में हुई नहीं कि जो यहाँ खेती होती है, यहाँ बरसात हुई नहीं। कहाँ से आए हो आप भाई? जयपुर से। क्या कहना चाहते हैं इस जगह के लिए? इस जगह के लिए काफी अच्छा है, मतलब पर्यटक घूमने के लिए। बाकी ये हम तो ये जल महल देखने के लिए आए थे, बाकी यहाँ कोई गंदगी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। पानी का जो आवक हुई है यहाँ से, उससे कितना फायदा मिलता है क्षेत्र को? फायदा काफी मिलता है, यहाँ खेती करते हैं इस पानी से। जो बारिश का पानी यहाँ भराव होता है, इससे खेती करते हैं। इसके अलावा लोगों को शहर में भी पानी उपलब्ध हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो बोर है परली साइड में, उनमें पानी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक बात निकल के सामने आई कि सुरक्षा और पर्यटन विभाग को लेकर यहाँ पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरह गंदगी का माहौल है, जगह जगह कहीं जलकुंभी है तो कहीं सिंगाड़े की फसल बोई जाती है तो कहीं मछली पकड़ने का काम भी यहाँ हो जाता है। लेकिन अगर वास्तविक तौर में इस झील को देखा जाए तो ये अलवर का भविष्य है। अलवर के लिए पानी की अगर जो व्यवस्था है वो कोई कर सकता है तो सिलीसेर बांध और जयसमंद बांध ही कर सकता है। लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ना कि केवल रील बनाने वालों को गिरफ्तार करके इतिश्री की जानी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर पानी का जल स्तर 6 फुट है, जो स्टार्टिंग के लेवल से हम बता रहे हैं। इसके अलावा बीच में 8 फुट है, जो गहराई का स्थल है। वहीं जो लोग कह रहे हैं कि 15 फुट पानी आ चुका है, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऊपरा आने के बाद लगातार यदि बारिश का दौर जारी रहता है तो हो सकता है कि 15 फुट का आंकड़ा भी पहुंच सकता है। भगवान सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा किए गए निरीक्षण में एक पुनर्वास गृह में बदतर हालत सामने आई। यहां तक कि इस्तेमाल किए जाने वाले आटे में इल्लियां मिली हैं। ऐसे में सचिव ने सुधार की सख्त हिदायत दी है। एडीजे सोनी द्वारा सर्वप्रथम आरती बालिका गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में कुल 42 बालिकाएं उपस्थित मिली एवं 5 कर्मचारी भी हाजिर पाए गए। मौके पर सचिव ने अधीक्षक से बालिकाओं को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही गृह के रिकॉर्ड का अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद प्राधिकरण सचिव पंडित छीतरमल लाटा सोसाइटी विमंदित पुनर्वास गृह पहुंचे। यहाँ रिकॉर्ड के अनुसार कुल 34 बच्चों में से 4 बच्चों के अवकाश पर जाने की जानकारी दी गई। वह रसोई घर का निरीक्षण किए जाने पर आटे में इल्लियां पाई गई। इसे लेकर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। उधर कोऑर्डिनेटर विक्रम सिंह गुजर ने अवगत करवाया कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय से विमंदित बालकों की दवाएं प्राप्त करने में कुछ समय से समस्या आ रही है। ऐसे में सोनी द्वारा मौके पर ही पीएमओ से वार्ता कर निस्तारण के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान विमंदित बालकों द्वारा बनाई गई पेंटिंग प्रदर्शित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। सरकारी, गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों द्वारा पौधे लगाने में खासी रुचि दिखाई जा रही है। ऐसे में अलवर जिले में 30 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। पिछली बार एनसीआर रीजन में 22 लाख पौधे लगाए गए थे। एनसीआर रीजन में भरतपुर भी शामिल है। इस तरह देखें तो अब तक एनसीआर रीजन में कुल 50 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा के अनुसार पहली बार सामाजिक संगठन पेड़ों को लगाने के लिए आगे आए हैं और उनका संरक्षण कर रहे हैं। साथ ही स्कूलों में बच्चों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा पोर्टल आदि के जरिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिले के समस्त
न्यायाधीशों द्वारा इस नगर वन क्षेत्र में आज एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण किया गया है। इसमें फलदार, फूलदार, छायादार पौधे लगाए गए हैं और इसकी मूल भावना यही है कि हर व्यक्ति जागरूक हो, कम से कम 5 पेड़ लगाएं और अपने एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। हर परिवार में सबकी जितनी माताएं हैं उतने जरूर पेड़ लगाएं, यही इसका संदेश है। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण लगाएं और इसी का परिणाम ये है कि भाई सभी सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, सामाजिक संगठन इस बार शहर में, अलवर ज़िले में जितने आगे आए हैं उसका परिणाम ये है कि ज़िले में अभी 30 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। और एनसीआर रीजन होने के कारण इस बार, पिछली बार पूरे एनसीआर रीजन में 22 लाख पेड़ लगाए गए थे। एनसीआर रीजन में भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है और दोनों मिला के लगभग 50 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो एक बहुत ही सार्थक परिणाम है और आने वाले समय में ये लगता है अगले साल और ज़्यादा और अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाएंगे। और जिस तरह से गर्मी सर्दी पड़ रही है, मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इन पे भी जितना पानी की शॉर्टेज है उसमें भी वृद्धि होगी। तो सब चीज़ों, पर्यावरण संतुलित होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा तो आम व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़ेगा, सार्थक रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र और राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर से ही हैं। वहीं वन मंत्री बनने के बाद संजय शर्मा ने रोजाना एक पौधा लगाने की शुरुआत भी की थी। साथ ही कुछ अरसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक पेड़ मां के नाम अभियान आरंभ हुआ था। व्यापक पौधरोपण से निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम आएंगे। हालांकि पौधों को पेड़ बनने तक संवारना भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को पौधे लगाए गए। कटीघाटी स्थित नगर वन में प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह सहित सचिव मोहनलाल सोनी की अगुवाई में पौधरोपण हुआ। इस दौरान वन विभाग के डीएफओ राजेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम केंद्र सरकार की सराहनीय मुहिम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ों को आवश्यक बताया। ये एक पेड़ माँ के नाम का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्लान है, जिससे प्रेरित होकर के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगा रहे हैं और इससे फॉरेस्ट में काफ़ी वृद्धि होगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आने वाले हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि फॉरेस्ट सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। इसी से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और जो बरसात की कमी हो रही है वो बरसात का भी ये बहुत सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बरसात होती है अगर फॉरेस्ट हो। और आज हमारे सभी न्यायिक अधिकारियों ने यहाँ पर ये कैंपेन में भाग लिया है और सभी ने एक पेड़ माँ के नाम से यहाँ भी लगाया है। और हम ये आशा करते हैं कि ये वैसे बाउंड्री वाला है ये जगह कैंपस और ये सुरक्षित रहेंगे सभी पेड़ और हम भी इसको यथा समय आ करके देखते रहेंगे। और मैं तो आप सब लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी वृक्षारोपण कीजिए, जिससे जो है एक याददाश्त बनी रहती है और आकर के उसे संभालें आप और देखें कि हमारा जो है पेड़ कैसे ग्रो कर रहा है। उधर शहर में सफाई व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना प्रशासन का कार्य है। इसके अलावा लोगों को भी अपने घर की तरह आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। तो जिस प्रकार से शहर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, न्यायालय ने डिस्कस की है किस प्रकार की सफाई व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। अब ये तो प्रशासन का मामला है, सफाई व्यवस्था का सबको अपना अपना काम करना होता है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनको ये करना चाहिए। सफाई व्यवस्था तो सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अभियान भी चला रखा है और उसे चलते हुए काफ़ी साल हो गए, तो उसे प्रेरणा लेकर के भाई सबको सफाई पर ध्यान देना चाहिए और जो एजेंसीज हैं उनको इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और वैसे तो हर व्यक्ति का जो है ये कर्तव्य है कि जैसे घर में सफाई रखता है वैसे ही रोड पर भी ध्यान दे कि इधर उधर कोई कूड़ा करकट नहीं फेंकें, तो उनका भी एक कर्तव्य है। और बाकी का एजेंसी तो है वो अपना काम निभाएंगे, जिम्मेदारी उनकी है। चौपान की थाना अंतर्गत पलसा ग्राम में किराए पर रह रहे एक मजदूर की तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर मौत हो गई।
वहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई अलवर के जिला अस्पताल में करवाई गई। मृतक के परिजन कमल कुमार केवट ने बताया कि श्रमिक सत्यनारायण केवट मध्य प्रदेश के ग्राम जमुना टोला के निवासी थे। वे चौपानकी में मजदूरी करते थे और गत देर रात छत की बाउंड्री नहीं होने की वजह से नीचे गिर गए। भिवाड़ी से सत्यनारायण को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां देर रात को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और सुबह मेरे को 6:30 बजे फोन आया तो वहाँ से सीधे हॉस्पिटल चला। घटना क्या की है? घटना है भिवाड़ी में फलसा, ये चौपानगी है ना, चौपानगी हरा बोर्ड के पास फलसा गांव करंडा बोलते हैं। निवासी क्या के हैं? निवासी है जिला सतना MP। क्या काम करता था ये? KI पथरेडी प्लांट में हेल्पर का काम करते थे। तो वहाँ पे जो आप गाँव बता रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वहाँ रूम लिए थे, वो कॉलोनी से गिर गए। अच्छा, हाँ। तो कितनी मंजिल छत से गिरे? तीसरे मंजिल से। हाँ, और छत के ऊपर कोई बाउंड्री ना है। कोई बाउंड्री नहीं। तो कहाँ भर्ती कराया थे? भर्ती वहाँ से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे, भाई लोग वहाँ से रेफर कर दिए सीधे यहाँ के लिए। बोले हमारे बस का ना है, रेफर कर दिए। सत्यनारायण केवट पुत्र श्री सहदेव केवट जाति केवट निवासी जमुना टोला जिला सतना MP का रहने वाला है, जो किराए के रूम पर लेकर अपने फलसा गाँव चौपानी में रहता। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में खासी वृद्धि हुई है, ऐसे में सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने 1 साल तक के बच्चों से बलात्कार की घटना का जिक्र भी किया, साथ ही अपराध नियंत्रण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सर, प्रदेश में भ्रष्टाचार के बाद अब दुष्कर्म के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाल ही में सर 1 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, और दूसरी जो बच्ची थी 15 साल की, वो घर से बाहर निकली, अस्पताल पहुंची, वहां पे दुष्कर्म हुआ। लगातार बहुत सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं और दुष्कर्म जैसे मामलों पर सरकार गंभीर नहीं है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराधी निरंकुश हो गए, चाहे लूटपाट डकैती घटना हो, चाहे मर्डर करने की घटना हो, चाहे बलात्कार की घटना हो। सरकार नाम की चीज का, कानून का आम जन के दिमाग से खौफ खत्म हो गया। और देखिए, रामायण जी में भी एक चौपाई है, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था भगवान राम को 3 दिन विनय करने के बाद, तब कहा था विनय ने मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम से को तब भयबिन हो न प्रीत। जब तक ये 2-4 कागले मार के लटकाएंगे नहीं, अपराधियों को बंद करेंगे नहीं, या सरेआम उनका एनकाउंटर नहीं करेंगे, या उनको ऐसी सख्त सजा दे विधि सम्मत जिससे उनकी 7 पीढ़ी याद रखें कि ये गलत काम करने की सजा ये होती है, तब तक अपराधी रुकेगा नहीं। अब ये 1 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, जो बेचारी रोना जानती है और खाना जानती है, उसके अलावा कुछ जानती नहीं, उसके साथ किसी दरिंदे ने दरिंदगी की है, ऐसे को साढ़े को सड़क पे पटक करके चारों हाथ पैर चौराहे पे काट कर फिर मरने को छोड़ दे, और उसमें माथे पे लिख दे ये बलात्कार करने की वजह से इसकी ये दुर्दशा सरकार ने, कानून ने की है, तब लोग बात छोड़ेंगे अब बिना अपराधों को। सर, आपको लगता है कि कहीं पुलिस का, कानून का डर आम लोगों में नहीं है, विशेषकर खत्म अपराधियों हो में? गया। पुलिस का पहले इकबाल था कांग्रेस राज में, आम आदमियों में पुलिस के प्रति आस्था थी, अपराधियों में भय था, वो खत्म हो गया पुलिस का डर। अब तो कोई गाड़ता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो भैया, घोड़ा की लगाम जिसके हाथ में होती है ना, जो अच्छी सवारी कर सकता है। मुख्यमंत्री जी से मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये सत्ता तो आती जाती रहती है, जितने दिन आप हो उतने दिन मजबूती से राज करो, इन अपराधियों के दिल में खौफ बिठा दो, और खौफ जब बैठेगा, जब तक इनको एक आध को सबक नहीं सिखाओगे तब तक नहीं बैठेगा। और वहीं कांग्रेस ने बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की आलोचना की है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार मौजूदा भाजपा सरकार महंगाई को बढ़ा रही है, जबकि पिछली गहलोत सरकार ने जनता को राहत देते हुए फ्यूल सरचार्ज को माफ कर दिया था। दूसरी ओर हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। सर, राज्य सरकार ने जो बिजली के बिल है उनमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 1-2 घंटे ही आती है, 24 घंटे में से बिजली पहुंच नहीं रही है। तो बिजली है नहीं, उसके बावजूद सरकार महंगी कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राज करना नहीं आता, ये इसने प्रमाणित कर दिया। राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी,
तो बिजली के बिल में प्रत्येक उपभोक्ता को 750 रुपये हर महीने की छूट होती थी। किसानों के कुएं के बिजली के कनेक्शन में 2000 यूनिट फ्री थी, फ्री कर दिया बिल्कुल। और अब ये इन्होंने क्या है 750 रुपये की छूट वो बंद कर दी, कोड में खास का काम ये कर दिया, बिजली तो आती नहीं है और फ्यूल सरचार्ज और बढ़ा दिया। कैसे राज चलाते हैं लोग। ये देश की प्रदेश की जनता को भी समझना चाहिए, जिन लोगों को राज करना नहीं आता उनको वोट देके सत्ता बिठा देते हैं, बाद में फिर रोते रहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी नाराज होने से डरते हैं, मोदी जी की नाराजगी से डरते हैं। अरे भाई ऐसी नेतागिरी क्या करें जिससे जनता का खून चूसा जा रहा हो। हम तो जनहित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आज भी हैं, कल भी रहेंगे और पहले भी थे। गलत काम सहन नहीं करेंगे। अब फ्यूल सरचार्ज इन्होंने जनता पे जो कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं, बिजली आती नहीं, 750 रुपये महीने की सब्सिडी अशोक गहलोत जी के टाइम वाले इन्होंने बंद कर दी, फ्यूल सरचार्ज और लगा दिया। कल ही मैंने अलवर जिले के अपराधों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, एक इसके लिए भी लिखूंगा। मानते हैं तो ठीक है, नहीं फिर हम तो आंदोलन करेंगे भैया, जनता के साथ सड़कों पर आएंगे। सड़क तो हमारी है, सड़क पे बैठने से घूमने से कौन रोकेगा हमको। और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने भजनलाल सरकार को पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार के समय किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को बंद किया जा रहा है। इनमें नए जिलों का गठन भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र द्वारा लाई गई यूपीएस स्कीम से कर्मचारियों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 जिलों के मामले में कमेटी गठित की थी, जो 30 अगस्त को रिपोर्ट देने जा रही है। इसके जरिए सरकार जिलों में छेड़छाड़ करना चाहती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि ओपीएस लागू रहेगा या सरकार यूपीएस को लागू करेगी। और दूसरा बयान मुख्यमंत्री जो गहलोत जी रहे उनका आया है कि सरकार पुराने जिलों पर क्या निर्णय ले रही है, क्योंकि सरकार ने जो गहलोत जी की उन्होंने 17 जिले बनाए थे और अभी 30 तारीख के बाद कोई कमेटी बनी है वो डिसीजन देगी, तो उस पर भी कुछ संशय है। दो बड़े मुद्दे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से बात करें और कैमरा हटाकर बात करें तो ये कहेंगे कि राजस्थान में अगर कोई जननायक है तो अशोक गहलोत है, जिसने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम किया। ये बिल्कुल सही है, 17 जिले बनाए तो हम भी मानते हैं, क्योंकि जिलों के हेडक्वार्टर की दूरियां इतनी थी जिससे आम जन को उसमें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। उन्होंने भी अगर जिले बनाए होंगे तो ऐसा तो नहीं है रात को बैठ के नक्शा फाड़ दिया होगा उन्होंने भी उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों से इस चर्चा की होगी कि आखिर राजस्थान का विकास कैसे हो सके जिससे हम छोटे जिले बनाए। जैसे अभी आपने कहा कि जिस तरह का वातावरण इन लोगों ने बना रखा है, इनको तो कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ काम करना है। ओपीएस हो, इन्होंने ओपीएस के बारे में जो सोचा था, आम जन गरीब के बारे में जो सोचा था मुख्यमंत्री जी के, उनके खिलाफ काम करना है। राजस्थान में भाजपा की सरकार फेल है, भजनलाल जी सरकार के प्रशासन को नहीं बना पा रहे और अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करके गरीब और शोषित को वहीं लाना चाहते हैं। खामियां दूरियां बहुत बनाना चाहते हैं, गरीब और अमीर की दूरी बनाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने कुछ घरानों को व्यापार दिया, अब भजनलाल जी भी चाहते हैं कि उनके कुछ साथियों को, उनके कुछ मित्रों को काम मिले और गरीब की दूरी इतनी बढ़ जाए कि इस देश के अंदर गरीब केवल रोजी रोटी में लगा रहे और अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़े। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अलवर सहित कई स्थानों पर हुई घटनाएं इसका उदाहरण है। वहीं प्रदेश में जंगल राज के लिए पर्ची सरकार जिम्मेदार है। सांच को आँच नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से राजस्थान में आया है तब से जिस तरह की अराजकता बनी है उससे साफ नजर आ रहा है कि जंगल राज हो रहा है। प्रदेश की जनता ने जिस मन से उनको चुना, जिस जनादेश से वो चुने गए, उस जनादेश पर खरे नहीं उतर रहे। पिछले दिनों अभी जोधपुर में हुई घटना, भिवाड़ी में हुई घटना, इन सब चीज़ों से आप क्या लगा रहे हो? ये सब लोग माफिया राज चलाना चाहते हैं, लोगों को भय से जीवन दिखाना चाहते हैं, जुमलों की सरकार बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, वो आज हिंदुस्तान की व्यवस्था को चला रहे हैं। जब वही जुमले देकर सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज यहाँ के मुख्यमंत्री जो पर्ची मुख्यमंत्री कहलाते हैं, आदरणीय भजनलाल जी, उन्होंने देश में प्रशासनिक व्यवस्था को उतनी मजबूत नहीं कर पाए जितनी मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस के शासन में अशोक गहलोत जी का जिस तरह से सुगम शासन था,
उस शासन से जनता ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। जो लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, जो लोग नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे, जो देश में महंगाई की बात कर रहे थे, राज्य में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज वो लोग फेल हो गए। और राजस्थान में तो विशेष कर जंगल राज हो रहा है। और शीघ्र ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, लेकिन मैं राजस्थान का नागरिक भी हूँ। राजस्थान का आम जन व्यक्ति इस बात से पीड़ित है कि प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे और बच्ची हमारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं। देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, राज्य सरकारों ने मुंह खोलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। निश्चित आम जन का एक आंदोलन होगा और इनके खिलाफ उस तरह का वातावरण बनेगा कि इन लोगों को गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। गुरुमत प्रचार कमेटी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत निर्मित इमरजेंसी फिल्म की आलोचना की है। इसे लेकर अलवर के निजी होटल में एक बैठक की गई। पदाधिकारियों के अनुसार इस फिल्म में सिख समाज की छवि को खराब किया गया है। उन्होंने कहा कि सिख समाज हमेशा बीजेपी को समर्पित रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जब इस फिल्म को देखेगी तो हिंदू और सिख भाईचारे को खतरा पैदा हो जाएगा। पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि सिख समाज एकजुट होकर फिल्म का विरोध करेगा। और आज की जो हमने बैठक रखी है, आने वाली मूवी है बीजेपी सांसद कंगना रनौत, जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। उनके द्वारा एक मूवी बनाई गई है इमरजेंसी। जिस इमरजेंसी मूवी में उन्होंने सिखों की जो छवि है उसको ख़राब करने का प्रयास किया। वो मूवी में दिखा रहे हैं कि बस में कुछ सिख चढ़ते हैं जिनको खालिस्तानी और आतंकवादी नाम ये देते रहे हैं, और वो सिर्फ एक समुदाय धर्म विशेष के लोग हिंदुओं की हत्या करके आ जाते हैं। हमारा मानना है कि ये उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ये सब करती रही है। आज बीजेपी की सांसद द्वारा किए जा रहा है तो ये निंदनीय है, क्योंकि हमारा समाज पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित समाज रहा है और ये हमारे सेंटीमेंट से किया जा रहा है। इसका नतीजा बहुत भयंकर आने वाला है कि आने वाली पीढ़ी जब ये देखेगी तो हिंदू और सिख जो भाईचारा है उसको निश्चित रूप से खतरा है। उसमें जो खाई पनपेगी ना, वो आप फिर हम भर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये बैठक रखी गई है। हम इस मूवी का विरोध करेंगे और अलवर में जितने भी जो थिएटर हैं उन पे सब पे हम जाके अपना लेटर पे उनको विरोध पत्र उनको दे के आएंगे भी अपनी इस मूवी को यहाँ रिलीज नहीं करें, जिससे कि आगे जन हमारी भावनाओं को आहत हो। खेल दिवस के उपलक्ष्य में जिला केसरी एवं जिला कुमार कुश्ती दंगल गुरुवार को आयोजित होगा। पूर्व राजस्थान केसरी मलखान पहलवान के अनुसार इसका आगाज दोपहर 1 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। अलवर जिला कुश्ती संघ की ओर से यह दंगल करवाया जा रहा है। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चल रहे नेत्रदान पखवाड़े के तहत बुधवार को रैली निकाली गई। अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय से नर्सिंग कर्मियों और विद्यार्थियों द्वारा रैली के जरिए नेत्रदान के प्रति जागरूक बनाया गया। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पीएमओ सहित डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि नेत्रदान से अंधता के शिकार व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। इसके लिए लोग सामान्य चिकित्सालय जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 25 नवंबर से लेके 8 अक्टूबर तक, 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। इसके तहत लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। बेसिकली अपने देश में ये माना जाता है कि मरणोपरांत जो नेत्रदान करने से कि अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, तो ये भ्रांति है। इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए और नेत्रदान से एक आदमी के नेत्रों से 6 आदमियों को रोशनी मिलती है, तो ये एक बहुत पुनीत कार्य है। और देखा जाए तो उसके बाद एक्सपायर होने के बाद वो नेत्रों का या शरीर का कोई उपयोग नहीं रहता है, यदि वो किसी के काम आता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। ये आज नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत है, तो जिस तरीके से एक व्यक्ति के चले जाने के पश्चात 2 लोगों को रोशनी दे सकता है, इसी की नेत्रदान की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। उधर रैली के दौरान नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सियाराम और पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल यादव सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी।
इस मौके पर मंदिरों में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक होगा और श्रद्धालु परिक्रमा कर एकादशी की कथा सुनेंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस एकादशी पर कल सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि के शुभ योग बन रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली अजा एकादशी कल 29 अगस्त गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी के अवसर पर मंदिरों में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक होगा और श्रद्धालुओं द्वारा भगवान विष्णु की परिक्रमा करके एकादशी की कथा सुनी जाएगी और श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। शास्त्रोक्त इस बार एकादशी पर कल सिद्धि योग और सर्वा सिद्धि योग नामक 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में एकादशी पर भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी का व्रत करने से व दान पुण्य करने से सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी तिथि 28 अगस्त की रात 1:21 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 29 अगस्त को रात्रि 1:38 पर होगा। उदया तिथि अर्थात सूर्योदय की तिथि के समय एकादशी तिथि विद्यमान होने के कारण ही यह एकादशी कल 29 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। अजा एकादशी भाद्रपद की बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है, इसलिए श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत किया जाएगा। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना अलवर पहुंचे। यहां उनका स्थानीय पदाधिकारियों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत में मकराना ने कहा कि राजपूत समाज किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। समाज ने बीजेपी को सींचा और मजबूत किया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने समाज के टिकट काटने के अलावा कोई और काम नहीं किया। उन्होंने वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से आए रविंद्र सिंह बिट्टू को भाजपा ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनवा दिया, जबकि 40 साल से अधिक समय से राजेंद्र राठौड़ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मकराना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल BK सिंह की टिकट काटने का उदाहरण भी दिया। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करें? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूं। 6 जो विधानसभा में चुनाव होने हैं, कितने टिकट मांगते हैं आप राजपूत समाज से? मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात, तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफी मांगे और प्रभारी को यहां से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुजर हो, और चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूं। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, ना हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हाशिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया। वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती, अगर आपकी किसी गलतफहमी हो। राजघराना जाटों का राजघराना और भी है, राजपूतों में नहीं ब्याई है सर, वो जाटों में ब्याई है। सिंधिया देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा केंद्र में सरकार में राजपूत की बात करता हूँ, सिंधिया नहीं सर, राजपूत घराना नहीं, सिंधिया राजपूत नहीं होते। कल की बात कर लेते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजेंद्र राठौड़ साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा
मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे, महिपाल सिंह मकराना और करणी सेना नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा, बाकायदा मुखरता से आवाज उठाई जाएगी, और वो जो नहीं बोल पा रहे हैं वो बोलने की हम में क्षमता भी है। एमपी चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है, और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और बाकायदा जब ये मानने को तैयार नहीं है कि एमपी चुनाव में राजपूत की नाराजगी के कारण से 400 पार का नारा 240 पे अटक गया, तो अभी तो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बाकी है। हम लोग उसमें भी तय करेंगे जाके कि राजपूत कितने नाराज हैं। हम तय करेंगे 6 विधानसभा की जो वापस से जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे उनमें, और जब तक ये बर्बारी जी को नहीं हटाया जाता, बाकायदा हमारा विरोध जारी रहेगा। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर बुधवार को स्थानीय संघों का वार्षिक अधिवेशन किया गया। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वर्ष भर में हुई गतिविधियों की समीक्षा हुई। सीओ स्काउट राजेंद्र मीणा ने बताया कि अलवर शहर और इससे जुड़े मालाखेड़ा एवं उमरैन ब्लॉक के स्थानीय संघों का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस दौरान आगामी वर्ष में की जाने वाली गतिविधियों जैसे राज्य पुरस्कार कैंप, बेसिक कोर्स कैंप और रैलियों आदि पर भी विचार विमर्श किया गया। वार्षिक अधिवेशन है जो पूरे वर्ष भर की जितनी गतिविधि होती है उन सब गतिविधियों का सिंहावलोकन होता है, इन सबकी समीक्षा होती है। पूरे वर्ष भर के जितने कार्य उपलब्धि हुई है उन सबकी यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है, और उसको विचार विमर्श करके अगले साल के आगामी प्रस्तावित जो गतिविधियां हैं उनको भी यहाँ पे सुनियोजित करते हैं और एक संगोष्ठी करके उसको पटल पे लाया जाता है, सबके समक्ष उसकी विचार विमर्श किया जाता है और उसको अमल में लाने के लिए एक प्रस्ताव, पूरा एजेंडा बनाया जाता है पूरा वर्ष भर का। और इस अधिवेशन में पूरे स्थानीय संघ के जो भी आय व्यय विवरण जो है वो भी यहाँ पे पहले जो पिछले सत्र का है उसका किया जाता है। अगले सत्र की जो आगामी प्रस्तावित बजट इसमें पेश किया जाता है। स्टेट रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से 5 सितंबर को अलवर बस स्टैंड पर धरना दिया जाएगा। बुधवार को शाखा कार्यालय पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभ एवं भुगतान नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी चक्कर लगाने को मजबूर हैं। 5 सितंबर को एक धरना दिया जाएगा जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं उनके बकाया परिलाभ हैं, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ नवंबर 22 से ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हुआ आज तक। ओवर टाइम बाकी पड़ा है हमारा, जिसकी देर तो बढ़ा रहे हैं ओवर टाइम को, ये सूचना दे रहे हैं ओवर टाइम की, कितना ओवर टाइम किसी का बाकी है। इसी प्रकार जीएसटी लोगों के बाकी हैं, ये काफ़ी भुगतान है हमारे। इस उम्र में 70 साल की उम्र हो गई लोगों की, वो काफ़ी परेशान है, डेली चक्कर काटते हैं दफ्तरों में। यहाँ दफ्तरों में भी उनकी बड़े उनके खिलाफ अच्छा व्यवहार नहीं करते ऑफिस लोग भी। इसलिए हम 5 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक धरना देंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के डीआरयू प्रभाग की ओर से बुधवार को नजर बगीची स्थित डाइट हॉस्टल में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। लिंग संवेदनशीलता विषय पर आधारित शिविर में जिले के सभी ब्लॉकों से आए 40 शिक्षक और व्याख्याताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभाग अध्यक्ष अनुरिता झा ने बताया कि अनेक लोग लिंग संवेदनशीलता के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा या भेदभाव रखते हैं। ऐसे में शिक्षकों के जरिए इस ओर जागरूकता फैलाई जाएगी। जेंडर संवेदनशीलता पे आधारित प्रशिक्षण है, क्योंकि जो भी ये रूढ़ियां हैं उन विचारों को, जो भी जेंडर के प्रति भेदभाव रखते हैं या किसी भी कार्य में भेदभाव रखते हैं, तो उनको दूर करने के लिए टीचर जो है, हमारे शिक्षक जो हैं, वो बच्चों में कैसे इन रूढ़ियों को दूर कर सकते हैं और कैसे इस विभिन्नताओं को दूर करके और सभी को समान अधिकार दे सकते हैं, उनके विचारों में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इस पे आधारित कार्यशाला है। श्रम विभाग की योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर कमेटी सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार छात्रवृत्ति और गर्भवती महिलाओं को अनुदान सहित ऐसी अनेक योजनाएं हैं। ऐसे में वंचित लोग लगातार श्रम विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। श्रम विभाग के जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं और वास्तव में श्रम विभाग की जो स्थापना की गई थी वो मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और भवन निर्माण से संबंधित जो भी श्रमिक हैं उनके लिए तो जो पैसा
दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, बल्कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाती है, उनसे वो सेस के रूप में पैसा लेती है और वो मज़दूरों को देती है। तो इसमें श्रम विभाग का काम केवल यही है कि जो सेंस के रूप में जो पैसा आता है उसको जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उनके जो योजनाएं बनाई हुई हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का लाभ उनको दिया जाना चाहिए। परंतु गत काफ़ी वर्षों से इनका लाभ इन श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। चाहे इन मज़दूरों को औजार खरीदने के लिए पैसे दिए जाएं, चाहे इनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में पैसे दिए जाएं, चाहे इनके एक्सीडेंटल कोई हो जाता है तो उस मज़दूर पर भी वो बीमा इंश्योरेंस जो करते हैं उसका पैसा दिया जाए। गर्भवती जो मज़दूर महिलाएं हैं उनको भी पैसा दिया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अलवर नगर निगम में कार्यरत दिव्यांग गोविंद सहाय जांगेड़ सहित राजकुमार को नियमित करने की मांग उठाई है। पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार इसे लेकर श्रम न्यायालय भी इनके पक्ष में निर्णय दे चुके हैं। साथ ही अदालत से भी निगम को राहत नहीं मिली। इसके अलावा अगस्त 2018 में नगर परिषद ने इन मामलों में अपील नहीं करने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद इन दोनों कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा लेबर कोर्ट से 2017 में फैसला डिसीज़न हो गया, मेरे पक्ष में हुआ कि इनको 95 से इनकी सेवाएं निरंतर मानते हुए समस्त लाभ देते हुए इनको सर्विस दी जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में लगाया गया। मात्र मुझको इस समय 6734 रुपये मिल रहे हैं, जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा, मेरा शोषण कर रहे हैं ये। डीएलबी से भी पत्र आ चुका है मेरे लिए 2018 में कि इनका स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाकर और इनको नियमितीकरण किया जाए, परंतु यहाँ से बार बार पत्र दिया जा रहा है स्क्रीनिंग कमेटी के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे। न वहाँ से कोई जवाब आ रहा है, न कोई कमी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे मेरे खिलाफ। ये खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा।
कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर जिले के लोक देवता भर्तरी धाम में जल्द ही लक्खी मेला भरेगा। यहां जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी आनंद शर्मा ने निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने जनाना स्नान घाट, साफ सफाई एवं सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। गौरतलब है कि मंदिर में 16 और भर्तरी तिराहे पर 4 कैमरे लगे हुए हैं। उधर इन अधिकारियों को भर्तरी बाबा का छायाचित्र देकर स्वागत किया गया। पुजारी राजेंद्र योगी, पदमनाथ योगी सहित पदमचंद गुजर ने बताया कि इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मानसून के सक्रिय रहने और जोरदार बारिश होने के बाद पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली रूपारेल 12 वियर नदी लगातार बह रही है। वहीं इसके बहाव क्षेत्र में आए कई अतिक्रमण तेज बहाव के दौरान ध्वस्त हो गए। साथ ही खनन माफिया द्वारा बजरी एवं मिट्टी दोहन से किए गए अनेक गहरे गड्ढों को भी बारिश से बहकर आई मिट्टी ने भर दिया। 12 वियर से यह नदी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के घाट खूटेटा से आगे तक बह रही है। वहीं निर्भयपुरा, सारंगपुरा, चांद पहाड़ी, नावली, जाटोली, खेड़ली सैयद और जातपुर आदि से होते हुए लक्ष्मणगढ़ रामगढ़ की सीमा में पहुंच रही है। उधर बड़ा गांव निवासी विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि इंद्रदेव की मेहरबानी से कई वर्षों बाद इस नदी में लगातार प्रवाह बना हुआ है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और फसलों को लाभ होगा। इस बार इंद्रदेव मेहरबान है। ये रूपारेल नदी बड़ा गांव नेथला होकर गुजर रही है। इंद्रदेव की मेहरबानी से इस बार कई बार ये रूपारेल नदी आई है। गहरे गड्ढे बजरी के खान होने के कारण इस बार नदी थोड़ी लेट आई है और कई बार नदी आ चुकी है। उधर सिलीसेड क्षेत्र के पहाड़ों में हुई बरसात से नदियों में पानी की तेज आवक जारी है। सिलीसेड पर चादर भी निरंतर चल रही है। वहीं इसका पानी जैसमंत बांध में पहुंच रहा है। उधर ग्रामीण सचिन गुप्ता और पप्पू शर्मा के अनुसार इससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा। वहीं सिलीसेड झील की पाल पर तैनात सिविल डिफेंस कर्मचारी रुपेश के अनुसार करीब 5 इंच की उपरा चल रही है। ऐसे में इस जगह लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं चादर चलने के दौरान मगरमच्छ भी पाल के ऊपर आ रहे हैं। सर्जन सर के आदेशानुसार हमारी टीम यहाँ पे सुबह से लगी हुई है। जब सुबह हम आए थे तब आई थिंक 8 इंच के आसपास पानी चल रहा था। अभी पानी का बहाव 5 या 6 इंच के आसपास चल रहा है। लोगों की आवाजाही बंद की हुई है। वहीं से गेट पे से प्रशासन के जो आदेश हैं उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों का आना जाना बंद है ताकि कोई हानि ना हो। कलसाड़ा राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय में खटीक समाज द्वारा लगाए गए वाटर कूलर का लोकार्पण संत शोभानाथ ने किया।
ऐसे में छात्राओं, स्टाफ और इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को लाभ मिलेगा। वहीं संत शोभाराम ने बताया कि जल की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उधर कार्यक्रम में राजेंद्र बसवाल, जगदीश चंदेल, भागचंद बसवाल, लाल सिंह और प्रधानाध्यापिका की उपस्थिति रही। ये पानी का जो वाटर दिया है स्कूल के लिए, ये अच्छी बात है। क्यों कि इस वाटर से रास्ते चलने वाले लोग भी ठंडा पानी पिएंगे, बच्चे भी पिएंगे, स्कूल का स्टाफ भी पिएगा। तो ऐसा पुण्य कर्म तो सभी को करना चाहिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा ये पुण्य तिथि का काम जो किया है, धन्यवाद दे रहा हूँ। पृथ्वीपुरा स्थित कल्लाजी राठौड़ के प्रांगण पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। मंगलवार की रात्रि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान राधा कृष्ण, हनुमान जी और राम दरबार सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां शामिल थीं। मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा भी हुई। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं नृत्य करते हुए नजर आईं। वहीं भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। मालाखेड़ा के बड़ा गांव स्थित माता मनसा के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न प्रसंग सुनाए गए। साथ ही बताया गया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर कंस का अंत कर सभी भक्तों की रक्षा की। वहीं 30 अगस्त को कथा समापन पर विशाल भंडारा और पद दंगल का आयोजन किया जाएगा। साहोडी ग्राम पंचायत में मंगलवार को विद्युत करंट की चपेट में आने से 3 भैंसों की मौत हो गई। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और विद्युत निगम को सूचना देकर सप्लाई कटवाई गई। वहीं सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान ने बताया कि ग्रामवासी इकबाल सिंह की 3 भैंसें घर में बंधी हुई थी। साथ ही परिसर में विद्युत डीपी लगी थी, जिसके करंट की चपेट में ये भैंसें आ गई। पशुपालक ने अकबरपुर थाने में शिकायत भी की है। इनकी 3 भैंसें बिजली का करंट उतरने से ख़त्म हो गई, जो कि बहुत बड़ी हानि हुई है। तो लगभग 1 भैंस लाख सवा लाख रुपए से कम कोई भैंस नहीं आती। 3 भैंसें इनकी ख़त्म हुई है बिजली का करंट उतरने से। अब किस तरीके से करंट उतरा है, बिजली की लापरवाही माने या अपन किस तरीके से इसको मान के चलें, ये तो जांच का विषय है। मैं तो आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि इसकी खबर आगे तक जाए और इनको जो भी उचित मुआवजा मिले उसके लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। स्वर्णकार सराफ संगठन ने भिवाड़ी में ज्वेलर जयसिंह की हत्या को लेकर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। साथ ही घटना में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा की मांग उठाई। इसके अलावा मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी पर जोर दिया। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी उठाई। पदाधिकारियों ने ज्वेलर्स को हथियार लाइसेंस की तुरंत स्वीकृति देने पर भी जोर दिया। इसके अलावा घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने और सहायता करने वाली हेड कांस्टेबल कविता को सम्मानित करने का आग्रह भी किया। इस मौके पर दीपक दायमा, विजय सोनी, सीताराम सोनी और संजय सोनी आदि मौजूद रहे। सर, भिवाड़ी में जो घटना घटी है आप सभी को सर्वविदित है। उसी के लिए हम बहुत सारे बिंदुओं को लेकर हम भिवाड़ी के सभी व्यापारीगण कलेक्टर मैम से मिलने आए और हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है जो हमारी मांगे उनके लेके। तो हमारी सबकी जो मांगे हमने रखी हैं कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय से, हम चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय उनको सरकार तक पहुंचाए और उन सभी मांगों को हमारी पूरी करें। और सुरक्षा की दृष्टि में जो कदम उठा सके उसके बारे में हमने उनको अवगत करवाया, जैसे कि पुलिस पेट्रोलिंग है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है और काफ़ी चीज़ें उनको बतलाई है। उन्होंने कहा है कि हम इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। खैरतल के ग्राम बल्लूबास में पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में पानी की समस्या 1 माह से चल रही है, जबकि यहां जल जीवन मिशन के तहत लाइन बिछाने के साथ ही हर परिवार से 2000 रुपए लिए गए थे, लेकिन गांव में पानी की सप्लाई चालू नहीं हो पाई है। वहीं फूके हुए ट्रांसफार्मर को 1 माह गुजरने के बावजूद दुरुस्त नहीं किया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुरेंद्र कुमार, धनीराम, रामपाल, संतोष, अनीता, मनोज और कौशल्या आदि की उपस्थिति रही। हम पानी की समस्या के लिए आए और आज ही नहीं आए, हम आज चौथा। कहाँ शिकायत कर चुके आप? हमने एसडीएम साहब के पास कर दिया, 3 बार कलेक्टर महोदय के पास शिकायत कर चुके। हनुमान सिंह जी डाका थे, उस टाइम भी हम कर चुके थे। कितना दिन से पानी नहीं आ रहा?
पानी अब तो फिलहाल तो 1 महीने से नहीं आ रहा, जो कि हमारी एक JJM स्कीम है जल जीवन मिशन वाली, वो अभी चालू ही नहीं करी गई है। जबकि कनेक्शन हो गए, गांव में पैसे लेके कनेक्शन कर दिए गए 2-2 हज़ार रुपये से, और उसके बाद में हमें आज तक भी कोई पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। और बिजली का ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है। बिजली का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है 15 रोज से। गांव में बिजली नहीं है? बिजली नहीं, वो 3 फेज का है। अच्छा, 3 फेज का है वो। तिजारा स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य ने बताया कि खेल सप्ताह के तहत दौड़, खो खो और अन्य गेम्स कराए गए। इसमें अनेक बच्चों ने भाग लिया। गोविंदगढ़ सिविल न्यायालय परिसर में विधिक चेतना शिविर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसके तहत विशेष प्री काउंसलिंग अभियान चल रहा है। ऐसे में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ एवं गोविंदगढ़ परिसर में डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप और मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। PLV अनिल कुमार ने बताया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर संपन्न हुआ। विधायक देवी सिंह शेखावत ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिलकर बानसूर विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज बस चलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही क्षेत्र में परिवहन संबंधित मांगों के बारे में अवगत करवाया। विधायक शेखावत ने जयपुर से वाया नारायणपुर, अलवर, सोडावास से बानसूर, कोटपुतली से नारायणपुर और कराना से बानसूर आदि रूट पर बसें चलाने पर जोर दिया। वहीं अलवर से बड़ा गांव एवं रामपुर से कोटपुतली के लिए भी बस की जरूरत बताई। वहीं बानसूर विधायक ने सहकारिता विभाग के मंत्री गौतम कुमार से मुलाकात कर कल्याणपुरा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। मणि महेश नवयुवक मंडल केडलगंज का एक दल हिमाचल की सबसे दुर्गम यात्रा मणि महेश के लिए रवाना हुआ। करीब 17 किलोमीटर की यात्रा में अंतिम पड़ाव गौरीकुंड का है। वहीं त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचने के बाद कैलाश पर्वत पर सूरज की पहली किरण मणि पर पड़ती है। इसके दर्शन लाभ से ही यात्रा संपन्न मानी जाती है। यह स्थल समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8 से 10 दिन का रहेगा। इसके अंदर ये 3 दिन की यात्रा हो रहेगी पैदल। यहाँ से हम जाएंगे पठानकोट, पठानकोट से 1 दिन की जाएगी बस भरमौर के लिए, भरमौर के बाद मणिमहेश की यात्रा 3 दिन के लिए पैदल चढ़ाई रहेगी। ये सिर्फ 15 दिन ही खुलता है साल में। कितने लोग जा रहे हैं? हमारे एक 16 या 17 लोग हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जैसमंद क्षेत्र में अवैध बजरी खनन सहित अतिक्रमण कर उगाई फसल। बरसों बाद हुआ 6 फीट जल स्तर, लेकिन सरकारी महकमे बने उदासीन। पुनर्वास गृह के निरीक्षण में आटे में मिली इल्लियां। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सुधार के दिए सख्त निर्देश। अलवर जिले में मानसून सीजन में लगाए 30 लाख पौधे। इस बार संगठनों और नागरिकों ने दिखाई विशेष रुचि। और तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की गई जान। चौपान की क्षेत्र में हुआ हादसा। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।